और सुदर्शन एक्सक्लूसिव में खबर बिहार के गया जी से आज लेकर आए हैं, जिसे सनातन धर्म में मोक्ष की परम पवित्र भूमि और पितरों का मुक्तिधाम कहा जाता है। लेकिन इस पावन सनातनी धरा से जिहाद की एक ऐसी खौफनाक और घिनौनी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहां मोमोज बेचने की आड़ में एक मजहबी भेड़िए ने हमारी दर्जनों हिंदू बेटियों की अस्मिता को तार तार कर दिया। यह घटना उन हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए काफी है जो बड़े चाव से इन मजहबियों की दुकानों पर जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये मजहबी तत्व आखिर हमारे ही गली मोहल्लों में घुसपैठ करते हैं, या हम हिंदुओं के बीच आते हैं, रेड़ी पटरी लगाते हैं, हिंदुओं के ही गाढ़ी कमाई से अपना घर चलाते हैं, हमारा पैसा कमाकर आर्थिक रूप से हमसे पैसा कमाकर आर्थिक रूप से ये मजबूत होते हैं और उसी समाज की मासूम बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करते हैं। दरअसल इन विकृत मानसिकता वाले जिहादियों के लिए लड़कियां कोई इंसान नहीं बल्कि महज एक वस्तु हैं, जिन्हें ये अपनी हवस और मजहबी एजेंडे का शिकार बनाते हैं। आखिर अपने ही पवित्र क्षेत्रों में हम कब तक इन आस्तीन के सांपों को पालते रहेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मजहबी साजिश को क्रमवार और बारीकी से अगर हम समझें और आपको समझाएं तो जिहाद की पहचान, जिस जिहादी की पहचान दुखन अंसारी के बेटे रेहान अंसारी के रूप में हुई है। यह शातिर जिहादी बांके बाजार इलाके में मोमोज की दुकान चलाता था। दुकान पर आने वाली सीधी साधी हिंदू युवतियों और नाबालिग बच्चियों को ये फ्री में यानी मुफ्त में मोमोज खिलाता था और तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाता था। जब लड़कियां इसके चंगुल में आ जाती थीं तो ये उन्हें बांके बाजार के बाबा धाम पहाड़ियों पर ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम देता था। इस हैवान जिहादी की दरिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। शारीरिक शोषण के दौरान ये शातिर जिहादी रेहान चोरी छिपे वीडियो बनाता था। पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो और ज्यादा डरावने हैं। पुलिस को इस जिहादी के मोबाइल फोन से 30 से ज्यादा अधिक हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाने और दुष्कर्म के अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं। इन वीडियोस के दम पर वो पीड़ित लड़कियों को लगातार ब्लैकमेल भी करता था और उन्हें अपने घरों से वीडियो कॉल पर भी आपत्तिजनक हरकतें करने के लिए मजबूर करता था। हद तो तब हो गई जब इस शातिर जिहादी रेहान ने हमारी सनातनी बेटियों की गरिमा को पूरी तरीके से नीलाम करते हुए उन वीडियोस को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल कर दिया। स्थानीय युवकों द्वारा पहाड़ी पर इस जिहादी को आपत्तिजनक हालत में देखने और बढ़ती शिकायतों के बाद जब पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा, तब जाकर इस पूरे डिजिटल और शारीरिक जिहाद के घिनौने साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी रेहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका मोबाइल फोन जब्त हो गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई हो रही है। गया जी जैसी मोक्ष भूमि को कलंकित करने वाले, मोमोज की आड़ में हमारी 30 से अधिक बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस रेहान अंसारी के मामले ने पूरे देश के सनातनी समाज को बहुत बड़ा सबक लेने जैसा कर दिया है और सबक लेना भी चाहिए। अपने गली मोहल्ले बाजारों में सक्रिय इन संदिग्ध मजहबी दुकानदारों की असलियत को पहचानना होगा, इनका बायकॉट करना होगा। अपनी बेटियों को इन बाहरी और मजहबी तत्वों के प्रलोभनों से बचाना, सनातनी पहचान की रक्षा के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक हो गया है और ये आज के समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य पुकार है। आज इसी खबर पर होगी बात। थाना क्षेत्र में अश्लील वीडियो वायरल होने, उसके अलावा दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसमें FIR दर्ज हुआ था। उसमें जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, एक अभियुक्त है जिसके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में अभियुक्त ने पटना में फुलवारी शरीफ थाना में जाकर के आत्मसमर्पण किया है। हमारी जो बांके बाजार थाना की टीम है वो उसको वहाँ से विधिवत गिरफ्तार करके यहाँ पे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए गई हुई है। सर SI टीम का भी गठन हुआ था, SI टीम का गठन
SDPO सिरघाटी 1 के नेतृत्व में हुआ था और उसमें SHO बोर्ड के SHO बाकी बाजार और CI शेरघाटी और उसके अलावा DIU की टीम थी हमारी। तो उसके पास से कुछ अभी और भी कुछ सबूत मिले हैं कितने मतलब और लड़कियों के साथ इस तरीके का वो अभी वो सारे अनुसंधान के अंतर्गत है। उसका मोबाइल मिलेगा तो उससे हमें और जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी सबूत आएंगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसको केस डायरी में हम लोग लाएंगे, माननीय न्यायालय में समर्पित करेंगे। सर उसका कोई नेटवर्क? तो पुलिस का क्या कहना है हमने आपको दिखाया। अब बता देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। प्रेम कश्यप हमारे ब्यूरो चीफ जो है बिहार के, वो कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस खबर की पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। अकील खान और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिखाई देना। अकील जी बहुत स्वागत है आपका। VHP के हमारे साथ प्रेमनाथ जी कनेक्ट होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, उनका इंतजार है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया हमारे संवाददाता हमारे ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप की आप तक पहुंचाएंगे। प्रेम, पुलिस जांच में अब तक सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला खुलासा क्या हुआ है इस पूरे मामले में, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस दलित मुस्लिम एकता के ढोल को जोर जोर से बजाया जाता है और कई जो लिबरल नेता हैं वो इसके समर्थन में नजर आते हैं, वो ढोल पूरी तरीके से आशीष फटता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी घटना गया के लिहाज से नहीं, पूरे बिहार के लिहाज से चौंकाना करने वाली है, क्योंकि जिस रेहान को गिरफ्तार किया गया है इसके मोबाइल फोन से पुलिस ने 30 महादलित लड़कियों के वीडियोस बहुत बुरे हालात में बरामद किए हैं। ये कल तक फरार था, कल रात में ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। पटना में इसने सरेंडर किया। दरअसल जो है पुलिस इसको ढूंढते ढूंढते इसके भाई तक दिल्ली पहुंच गई थी, लेकिन जिसके बाद इसको सूचना मिली होगी और बिहार में ऐसे भी इनकाउंटर का अभी ट्रेंड चला है, उस इनकाउंटर के डर से इसने पटना के अंदर सरेंडर किया, जबकि ये गया से फरार चल रहा था। ये पूरी घटना शर्मसार करने वाली है। मतलब आप सोचिए कि मोमोज आप बेचने के आड़ में किस तरीके से ये पूरा अपना धार्मिक जो है उन्माद फैलाने का एक धंधा बिजनेस चलाता था। और बकायदा एक बात जो आशीष नोट करने वाली है, वो इस पूरे वीडियो को बनाता भी था और 6 से ज्यादा इसने अपने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए थे। मतलब ना सिर्फ ये वीडियो बनाता था बल्कि उसको बिजनेस की तरह इस्तेमाल भी करता था। तो एक लड़की के ही परिजन, नाबालिग लड़की के परिजन ने भाई इस मामले पर FIR दर्ज कराया, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। हमारे लोग भी गया जिससे इस पूरी स्टोरी में कनेक्ट रहे, उन लोगों ने लगातार इसके पीछे लगे रहे, पुलिस पर प्रेशर बिल्डअप किया पत्रकारों ने, जिसके बाद इस रेहान की पटना से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये पूरा मामला सवालिया निशान खड़े करने वाला है और शर्मसार करने वाला है। ठीक है प्रेम, आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मामला वाकई बहुत गंभीर है। प्रेमनाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर प्रेमनाथ जी VHP से। प्रेमनाथ जी, प्रेमनाथ जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए एक बार अपने डिवाइस को, तब आपकी आवाज आएगी सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही, प्रेमनाथ जी की आवाज नहीं आ रही। भैया एक बार PCR को पहले सही से जोड़ो, उसके बाद उनसे बात करेंगे। अकील खान जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। अकील जी, क्या आप रेहान अंसारी जैसे जिहादियों की, उनकी करतूतों की खुले मंच से खुलकर बिना किसी शर्त के निंदा करेंगे, और इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? अकील जी। आशीष भाई, निंदा और शर्मिंदा से काम नहीं चलेगा जी। हम आपके चैनल पे बैठ करके इसकी निंदा कर दें, हम शर्मिंदा हो जाएं और इस तरीके का कृत्य करने वाले लोग इस सरजमीन पर घूमते रहें। जिस तरीके का आज आप मौजू अपने चैनल पे चला रहे हैं जी, कि ब्रेन वॉश करके 30 से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाली लड़कियों को जिस तरीके से दुष्कर्म की आप बात कर रहे हैं, 30 की तादाद तो आशीष भाई बहुत बड़ी हो गई। अगर 3 भी होते तो इसका अब तक इनकाउंटर कर देना चाहिए था। ऐसे लोग किसी जात धर्म मजहब के नहीं हो सकते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी गया कि पुलिस प्रशासन कह रहा हूं, ये 30 बच्चियों का दुष्कर्म एक दिन में या 10 दिन में, 15 दिन में नहीं हो गया। आखिर
1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 30 तक नंबर पहुंच गया। 30 बच्चियों का मतलब दुष्कर्म हो रहा है इनके साथ। और वहां पुलिस प्रशासन को और एलआईयू को और वहां के जो आवाम है उनको ये पता ही नहीं चल रहा है। ये तो भला हो आपका, हो आपके चैनल का, जो आप इस तरीके की चीजों को उजागर कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग, अगर आप जैसे लोग हमारे समाज पे कीचड़ उछालते हैं तो इन्हीं नाकारा जैसे लोगों पर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर भी अब रामराज की हुकूमत है, और रामराज की हुकूमत पे इस तरीके का कृत्य करने वाले लोग समाज में जिंदा हैं, समाज में दरिंदगी का जीवन जी रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके का कृत्य करने का, और ऐसे लोगों को इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं आपके चैनल पर। फिर ठीक है, ओके, अखिल जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, ओके, हमारे साथ प्रेमनाथ जी आवाज मेरी पहुंच रही सर आप तक? जी पहुंच रही है सर। आखिर हिंदू समाज अपनी बेटियों को कैसे जागरूक करे सर? ये तो बड़े गंभीर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रलोभन दे देकर, ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाकर एक जिहादी जो है वो दुष्कर्म कर रहा था, वो भी गया जी में। 30 मामले एक एक करके वीडियो मिल रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है। सर क्या कहेंगे? मैं इस मामले में सबसे पहले कड़ी निंदा करता हूं, इसलिए करता हूं हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए हम विश्व हिंदू परिषद रोड पर नहीं उनके घरों तक जाते हैं। यह बताते हैं कि किससे मिलना है और कौन विदर्भी हमारे अगल बगल घूम रहा है। हम यह भी बताते हैं कि आप जहां शिक्षण संस्थान में जाते हैं, आप जहां रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां भी हमारे धर्म परिवर्तन और जात वाले व्यक्ति घूम रहे हैं। परंतु यह हिंदू समाज अब तक नहीं जागा है, जिसका दुष्परिणाम ऐसे एक नहीं सैकड़ों रेहान हमारे बीच घूम रहे हैं। ये स्पष्ट मैं कर रहा हूं आपके माध्यम से, ऐसे एक नहीं सैकड़ों रेहान हमारे बीच घूम रहे हैं, और हर रोज सैकड़ों हिंदू बहनों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। आज ये उजागर हुआ है कि एक रेहान ने 30 बहनों को दुष्कर्म किया है, तो ये एक अकेला रेहान नहीं है, ये जांच का विषय है। निश्चित रूप में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इसका रैकेट को खोजना चाहिए। जो जिहादियों को एक रैकेट चला रहा है, उस रैकेट को जरूर ढूंढना चाहिए, और हिंदू बहनों को पहला फुसला कर जो ले जा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये ऐसी सजा नहीं है कि एक बार आपको उसको उम्र कैद प्रेम जी, मुझे बस आप ये समझाओ कि कैसे पहचानेंगे? आपने कह दिया भाई कि बड़ी संख्या में है ये लोग, ऐसा नहीं कि एक अंसारी ये मिल गया तो मामला समाप्त हो गया। ऐसे कई हैं, तो इनकी कैसे पहचान होगी और कैसे जो है संदेश आप देना चाहेंगे तमाम बच्चियों को हमारी कि वो इस प्रकार के लोगों से जागरूक रहें? क्या नाम पूछकर, मजहब पूछकर उनकी दुकान पर जाएं, उनके सामान लें? ये तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं इसके बारे में खंडन करना चाहता हूं। मैं खंडन ये करना चाहता हूं कि हिंदू बहनों को यह संदेश मैंने दिया है संगठनात्मक दृष्टिकोण से। जब समाज में हम लोग उड़ते हैं तो ये जरूर सोचना चाहिए, अपने माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति से हमारा बच्ची मिल रही है, किस व्यक्ति से संपर्क में है। स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो वो किससे संपर्क करती है, किससे वो फोन से संपर्क करती है, ये जरूर अपने गार्जियन को सोचना चाहिए। साथ ही साथ वहां के जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली बहनों को भी ये जागरूकता जरूर आना चाहिए कि जो परिवार हमारा वो तो परिवार है, किसी गैर परिवार से हम संपर्क क्यों बनाएं? क्योंकि आज का जो ट्रेंड चला है कि सर पर तिलक लगा के और हाथ में कलावा बनाकर ये हिंदू बहनों को ठगने का जो षड्यंत्र एक संस्था के द्वारा एक रैकेट बनाकर किया जा रहा है। ठीक, ये ऐसे एक रेहान नहीं सैकड़ों रेहान। ठीक है प्रेमनाथ जी, हम इस पर आएंगे, इस पर और बात होगी। हमारे साथ प्रेम कश्यप हमारे ब्यूरो चीफ हैं, बिहार से लगातार बने हुए। प्रेम, पुलिस क्या इसको सिर्फ एक आपराधिक मामले के तौर पर देख रही है प्रेम, या वाकई में कोई संगठित पैटर्न भी जांच के दायरे में है? क्योंकि ये मामला कोई 1-2 लड़कियों का नहीं है, संख्या 30 के आसपास जाती है, और यही चीज वीएचपी के जो हमारे साथ कनेक्ट है प्रेमनाथ जी, वो भी कह रहे हैं। प्रेम, देखिए आशीष, थोड़ा मैं इस जो आपने सवाल किया इसको एलेबरेट कर देता हूं कि आखिर ये मामला कैसे निकला और पुलिस क्या कार्रवाई क्या हुई।
मामला पुराना था, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी जज का मामला है, वो फरार चल रहा था आरोपी। इस मामले पर विशेष टीम को गठित किया गया था, एक जो है विशेष टीम लगाई गई थी इसके पीछे। जो वो रेहान है वो पटना फरार होकर आया था, दूसरे शहर भागने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस उसको पटना से दबोचती है। इससे पहले जो उसका भाई है वो दिल्ली में रहता था। पुलिस जब इसके भाई को दिल्ली में गिरफ्तार करती है तो ये यहाँ पर सरेंडर करता है। अब जो एसडीपीओ के इस पूरे मामले पर जो बयान निकलकर सामने आया, ये पूरा मामला एक एफआईआर के बाद सामने आया था। एफआईआर एक नाबालिग लड़की के परिवार द्वारा दर्ज कराया गया था, नाबालिग लड़की के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि उसके साथ इसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, पहाड़ी पर ले जाकर बहुत कुछ बोल पाना शायद टीवी स्क्रीन पे मुनासिब नहीं है, तो ले जाकर किया। इसके बाद उसने उस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया, जो कि ट्रेंड भी रहा, मतलब सबके फोन तक वो पहुंचा। आप सोचिए, मतलब एक लड़की के साथ ना सिर्फ जघन्य अपराध किए गए बल्कि हर फोन तक पहुंचाया गया आशीष, मतलब हर रिपोर्टर्स के फोन में, पुलिस वालों के फोन में, हर जगह वो वीडियोज हैं। तो ये पूरा मामला इस तरह से दर्ज किया गया कि ना सिर्फ बलात्कार के पर्पज से दर्ज किया गया बल्कि ये भी दर्ज किया गया कि ये साजिशन जो है ये अपराध है। अकील जी, ये मामले जो निकलकर सामने आते हैं, इसमें तमाम जो लड़के मुस्लिम निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद में इनके खिलाफ तमाम बातें होती हैं, फिर बायकॉट होता है। जब बायकॉट होता है तब इसका विरोध भी आप लोग करते हैं कि भाई इनका बायकॉट क्यों करना है, इसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। अब इसको मजहब से नहीं जोड़े तो क्या जोड़ें? टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां, और ये संगठित पैटर्न जैसा मामला लगभग हर शहर पूरे देश में निकलकर सामने आता है, तो क्यों ना बायकॉट किया जाए इस प्रकार के दुकानदारों का? क्यों ना इनका मजहब पूछ कर इनकी दुकान पर जाया जाए, नाम पूछ कर इनकी दुकान पर जाया जाए, आधार कार्ड क्यों ना चेक किया जाए इनका? हमारी बहन बेटियों का सवाल है, और इस पर ये अगर चीजें होती तो उसका विरोध आप लोग क्यों करते हैं? नहीं आशीष भाई, ये तो खैर बाइकाट का आपका अपना विषय हो सकता है और तमाम सनातन धर्म के मानने वालों का विषय हो सकता है, ये हमारा विषय नहीं है। मैं तो सबसे ज्यादा अगर नकारापन किसी का है तो बिहार पुलिस प्रशासन का है। सबसे अगर ज्यादा नकारापन है तो बिहार पुलिस प्रशासन का है, गया पुलिस प्रशासन का है कि एक घटना हो गई, दो घटना हो गई, उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उस अपराधी को इस तरीके का कृत्य करने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वो जाकर के कोर्ट में पटना में जाके सरेंडर होता है। ये पुलिस है वहां की। इस तरीके की पुलिस होती है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 बेटियों के साथ में इस तरीके का यौन उत्पीड़न होता है और उसके बाद में वो फरार रहता है, आराम से घूमता है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? इसको तो बिल्कुल पूरी तरीके से इनकाउंटर कर देना चाहिए था। मुकदमा कोर्ट कचहरी तो अलग विषय है। नहीं, अभी वही एनकाउंटर अगर हो जाएगा अकील जी, हो जाता तो अभी आप ये कह रहे होते कि मुसलमानों को जो है मारा जा रहा है, कानून व्यवस्था कहाँ गई, संविधान कहाँ गया, कोर्ट कचहरी का कोई काम नहीं है, इस प्रकार की बातें भी तब आप लोग करने लग जाते हो। तो ये भी तो बड़ी दुविधा है, विरोधाभास रहता है। ये राम राज्य है, ये बिहार प्रशासन है, बिहार सरकार है। संविधान के दायरे में रह करके जब एफआईआर दर्ज हो गए तो पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो जाके कोर्ट में सरेंडर होता है, उसको मौका दिया जाता है। ये भी तो बात है ना। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद में इतनी बड़ा घटना एक दिन में नहीं हो गई, 2 दिन में नहीं हो गई, 10 दिन में नहीं हो गई। 30 बेटियों का मतलब इस तरीके का दुराचार और उनका उत्पीड़न हो रहा एक दिन में नहीं हो गया, और उसके बाद जाके वो कोर्ट में सरेंडर करता है। ये भी तो बात है आशीष भाई। कहने का मतलब सिर्फ इतना, अगर एक एफआईआर दर्ज हो गई थी, अगर पुलिस प्रशासन उसी टाइम पे इसको गिरफ्तार करके और कानूनी कार्रवाई करके जेल के अंदर डालते तो शायद ये इतनी घटनाएं ना होती। और जिस तरीके के समाज के अंदर वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल करना, ये भी तो समाज की बात है। पुलिस प्रशासन पर क्या कर रही थी? क्या पुलिस तमाशा ही देख रही थी क्या? बिहार की पुलिस का तमाशबीन बन गई थी क्या? या वहां सरकार नहीं, सत्ता में बैठे लोग नहीं है? नहीं, मैं समझ लेता हूँ। मैं एक बार प्रेम से समझ, प्रेम क्या ये वाकई में पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि ये इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, खुद जाकर इसने सरेंडर किया है? अकील खान जी जो कहना चाह रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित तौर पर आशीष, इस बात को इस तरीके से लेना भी सही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासनिक अमलों पर लगातार सवाल उठे आ रहा, इनकाउंटर का मामला हो, सुना होगा आप, सब पूरे देश में उस खबर को जाना, गंभीर सवाल खड़े हुए हैं इस मामले पर भी बहुत टाइम से वांछित था। गया पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन उसने पटना पुलिस के पास सरेंडर किया। निश्चित तौर पर लगातार जो इस तरीके के मामले आ रहे हैं, धार्मिक उन्माद के मामले, मुहर्रम के दौरान पुलिस प्रशासन के भी आपने
तलवार चलाते हुए वीडियो देखे होंगे। तो इस तरह के मामले प्रशासनिक अमले के द्वारा लगातार सामने आ रहे हैं। डीजीपी का नजर अगर हम देखें तो डीजीपी इस बात पर नजर दे रहे हैं कि पुलिस वाले टीका लगाएं, चंदन ना लगाएं, इस बात पे पुलिस डीजीपी साहब की नजर भी है। लेकिन जो मूल क्राइम है, जो इस तरीके की गंभीर, देखिए इसको एक क्राइम की घटना मान लेना आशीष, ये थोड़ा इस पूरी घटना के साथ जो है गैर जिम्मेदाराना चीज होगा। ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर ही कर रहा है और ऐसी चीजें लगातार आ रही है, शहर दर शहर आ रही है। तो ये सोच है, जो सोच इनबिल्ट है, इसको इस तरीके से कि क्राइम की घटना समझकर इसको जाने देना या इसको बता देना या रिपोर्ट कर देना, ये थोड़ा इसके साथ फ्री एंड फेयर नहीं होगा। इसको गंभीर मामले को लेकर समझना होगा। प्रशासन पर जिस तरीके से बिहार में लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार का भले ही कंट्रोल देखने को मिल रहा है प्रशासन पर, लेकिन प्रशासनिक अमले का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है, वो गंभीर सवाल खड़े करता है आशीष। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है जी। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। प्रेमनाथ जी भी हमारे साथ हैं। प्रेमनाथ जी, एक सरेंडर हमने भरत तिवारी का भी देखा था। प्रेमनाथ जी, उसने सरेंडर किया, उसको गोली मार दी गई, तमाम बातें, तमाम आरोप प्रशासन के ऊपर लगे। और हम देखते हैं, बल्कि वो कोई इतना बड़ा अपराधी या कोई ऐसा हिस्ट्री शीट वाला कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रॉपर जिसके तलाश में पुलिस की टीमें लगी रहीं, ना जाने क्या कर रही थी, ना उसको पकड़ पाई, ना ढूंढ पाई, कुछ नहीं कर पाई। ये जाके अपना कंफर्टेबली सरेंडर करता है प्रेमनाथ जी, और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके एनकाउंटर की बात जब आती है तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे प्रेमनाथ जी इस पूरे मामले में? क्योंकि इस प्रकार के जिहादी जिंदा रहने के लिए नहीं है, ये फिर निकलेंगे जेल से, फिर यही करेंगे। पुलिस कार्यशैली पर मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है। इस जैसे मामले, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मामले पर पुलिस, मैं स्पष्ट कहूं तो एक किसी न किसी राजनीतिक दबाव में भी दबी रहती है। वो स्पष्ट रूप से पीड़िता को सहायता देने से पीछे भागती है। यह डर होता है कि कहीं कॉम्युनिकल विषय नहीं आ जाए। अभी 10 दिन पहले ही एक लव जिहाद का विषय में डील कर रहा था। एक हिंदू बहनों को एक मुसलमान ने बहला फुसलाकर उसको यहाँ से भागने में सफल रहा था। उस समय मैंने जिला प्रशासन से मांग किया, परंतु ये विषय नया नहीं है। ऐसे मुद्दों में जिला प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधते हैं और ये सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन पर। निश्चित रूप में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि कानून के अंदर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। वो मुजरिम जो है कोर्ट में जाके सरेंडर करता है। निश्चित रूप में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का ये नाकामी है। लॉ एंड ऑर्डर इनसे चल नहीं रहा है। इनकाउंटर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा देकर मुजरिमों को ऐसे गुमराह करते हैं, उनको मनोबल को बढ़ाते हैं कि वो सरेंडर करे और अपने साक्ष्य को छुपाने का प्रयास करे। ये जिला प्रशासन का रवैया है। इसको अकील जी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कहते हैं भाई इस प्रकार के मामलों को मजहबी एंगल नहीं देना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप प्रेमनाथ जी? मजहबी एंगल तो देना ही चाहिए, इसका जांच करानी चाहिए। आखिर हमारा लव जिहाद करने वाला व्यक्ति किसी मजहब का है या किसी कौम का है या किसी धर्म का है, ये सब जानते हैं। हमारा लव जिहाद करने वाला किसी व्यक्ति है या मजहब है, इसका रैकेट कहाँ से जुड़ा है? कहीं पर उसका पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप जैसे लोग, प्रेमनाथ जैसे लोग अगर नफरत के बीज बोने काम करेंगे तो इस तरीके घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि सरकार से आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सरकार को क्यों घेर रहे हैं? आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं, आप तो सरकार के साथ में हैं। ठीक है, नहीं उस पर प्रेम कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम जल्दी से समाप्त कीजिएगा, मुझे क्लोज करना है। हाँ प्रेम, मैं बस एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे दोनों जो गेस्ट हैं, इन्होंने कहा कि कोर्ट में सरेंडर हुआ। इस चीज को बस क्लियरिफाई कर देते हैं कि कोर्ट में नहीं, पटना पुलिस के पास सरेंडर किया गया है। जिहादी ने पटना पुलिस के पास सरेंडर किया है आशीष। ओके, ठीक है, ओके। नहीं वाकई में ये इस प्रकार के मामले अगर हैं तो फिर मजहबी एंगल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठित पैटर्न पे ये काम करते हैं। इस प्रकार के मामले बड़ी संख्या में निकलकर सामने आए। बहुत आभार आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया, इस चर्चा में शामिल हुए। मोक्ष भूमि गया जी में जिहादी हैवानियत का ये पूरा मामला है जो बहुत ज़्यादा हैरान करता है। तमाम हिंदू पेरेंट्स से अपील है कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को विशेष तौर पर ये चीज़ सिखाएं, समझाएं और बताएं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और नज़र भी रखें, क्योंकि ये जिहादी गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठे। इस चर्चा में मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।